नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। सूरत में कोटक महिंद्रा बैंक का एक और बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें होम लोन लेने वाले का लोन लेने से पहले ही अकाउंट एनपीए कर दिया जाता है। लोन धारक को पता तक नहीं चला कि उनका ईएमआई चालू हो गया है और ईएमआई चालू होने से पहले अकाउंट से पैसे काट दिए जाते हैं। पैसे काटने के बाद खाता धारक बैंक से सवाल करता है कि किस बात के मेरे अकाउंट से पैसे काटे गए, मेरा लोन अभी तक चालू नहीं हुआ है। उतने में स्टेटमेंट निकाल कर देते हैं। स्टेटमेंट में कोई संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती और कहीं कोई जवाब नहीं मिल रहा। लोन धारक का घर तक चला गया है। उस घर को संजीव राठी, कृष्ण कुमार, जय दवे, हेतल पंड्या, इन बैंक अधिकारियों ने घर को 2 बार अलग अलग जगह नीलाम किया गया। लोन धारक का सामान और जीवन आवश्यक सभी चीजें घर के साथ इन बैंक अधिकारियों ने घर को 2 बार नीलामी में बेच दिया। पता चलने पर लोन धारक हर तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए उधर उधर भागता रहा, लेकिन किसी ने ना सुनी। सब अपने अपने माने निकाल कर उसको कहीं जवाब नहीं मिल रहा। एक आदमी के साथ में बैंक इतना बड़ा आखिर घोटाला कैसे कर सकती है, आइए जानिए विशेष इंटरव्यू में। जी, आपका नाम? मेरा नाम भावेश आर पारेख है। मैं सूरत नाना वराचा एरिया में रहता हूँ। मैंने कोटक महिंद्रा बैंक से हाउसिंग लोन ली थी 27 लाख की। वो लोन सेंक्शन लेटर 20/7/2015 को मुझे दिया गया था। उसमें मेरा 180 महीने का ईएमआई 34,162 रुपया की शर्त मुझे भरने के लिए बोला था, लेकिन सेंक्शन लेटर में कोई तारीख नहीं दी गई है कि कौन सी तारीख को मेरा ईएमआई स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद मेरा 30/7/2015 को मेरा लोन एग्रीमेंट करार आरबीआई की गाइडलाइन मुजब कोटक महिंद्रा बैंक ने लिखवाया था और मेरी 40 से 50 साइन करवाई। उस एग्रीमेंट में मेरा अगस्त 2016 से प्रथम हफ्ता चालू हो रहा है और जुलाई 2031 को मेरी लोन ख़त्म हो रही है। ऐसे एग्रीमेंट में मेरे से लिखवाया। उस लोन एग्रीमेंट मतलब कोई इक्विटेबल मॉर्गेज भी बोल सकते हैं, लोन एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। उस एग्रीमेंट की शर्त अनुसार मेरा ईएमआई अगस्त 2016 से चालू हो रहा है, ऐसा बैंक ने ही मुझे लिख के दिया है। उसके बाद मेरे अकाउंट से एकदम अलग अलग रकम तद्दन गैर कायदे से, मतलब कोई भी कारण बगैर, कोई भी जान किया बिना मेरे अकाउंट से काटी गई है। वो कोई ईएमआई की रकम नहीं काटी। मेरा ईएमआई 34,162 का है। इनकी जगह इन्होंने कभी 10,000 काटे, कभी 30,000, कभी 19,000, कभी 4,000। कोई अलग अलग कोई भी पक्की रकम नहीं है। एक्चुअली में आपके साथ हुआ क्या है? हुआ है कि मैंने जो लोन ली है उसमें मेरा ईएमआई चालू होने से पहले बैंक ने अपनी जो सत्ता सरफेसी एक्ट की जो कार्यवाही होती है वो बोगस तरीके से की है, क्योंकि बैंक के पास रजिस्टर मॉर्गेज ही नहीं है। सरफेसी एक्ट का कायदा जो अमल करने के लिए उनके पास रजिस्टर मॉर्गेज यानी सिक्योरिटी करार कोटक महिंद्रा बैंक के पास नहीं है। फिर भी उन्होंने बारंबार 13(4) की नोटिस का गलत उपयोग किया है। एक बार नहीं, कम से कम 7 से 8 बार 13(4) की नोटिस का उपयोग किया है और उसके बाद 13(2) की नोटिस का उपयोग किया है। हालांकि ये सरफेसी कायदा के विरुद्ध है। तो आखिर इसमें बैंक वालों का क्या कहना है? आपका घर है, जो घर उन्होंने ले लिया है कि कब्जा ले लिया है कि उसके क्या है आगे? बैंक का मकान का कब्जा भी ले लिया है। मुझे मेरी जान के बाहर मकान भी बेच दिया है मेरी साइन के बगैर, और मेरे सामान को भी इन लोगों ने चोरी कर दिया। बजाज फाइनेंस, आंध्रा बैंक का सब उसमें सामान, घर वकरी का, यहाँ तक का नाम लेके सरफेसी एक्ट का कायदे का हाथा बना के इन्होंने। आपका घर कब बेचा गया है? 2017 में। तो उसके बाद जब 2017 में इन्होंने सील किया। उसके बाद 2017 में इन्होंने मकान बेचा, उसका 8 लाख रुपया भी उन्होंने लिया है। वो लोन स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है। अभी बैंक बोल रहे हैं कि हमने 2019 में मकान बेचा है। 2019 में 25,51,000 में बेचा है। तो 2017 में जो मकान बेचा था वो किसको बेचा? वो अमाउंट की रकम भी लोन स्टेटमेंट में दिखाई दे रही है। आपका कितना साल का लोन था? मेरा 15 साल का लोन था। हालांकि बैंक को पता ही नहीं है कि कितने साल की लोन दी गई है। लोन एग्रीमेंट में जो लिखा है उसके अगेंस्ट में जो लोन स्टेटमेंट जो मेरे को दिया गया है हर तारीख का, उसमें 14,000 6 महीना, 14 साल 4 महीना, 14 साल 6 महीना, और कंज्यूमर कोर्ट में जो सौगन ऊपर उन्होंने रखा है उसमें 16 साल, और लोन स्टेटमेंट मतलब लोन शेड्यूल में 20 साल की लोन दिखाई दे रही है। बैंक को ही खुद नहीं मालूम है कि कितने साल की मुझे लोन दी गई उनके हर एक पेपर में।
आपने कहाँ कहाँ कार्रवाई की है इसकी? मैंने हर जगह पे पहली फरियाद मैंने कामरेज पुलिस स्टेशन को दी उसको। सबसे पहले उन्होंने गलत 13(4) की नोटिस जो इशू की, उसमें जो 11/4/2016 को 13(4) की नोटिस मिलकत के ऊपर चिपकाई, उसमें 11/7/2017 की तारीख मारी हुई है। और उसी नोटिस को जाहिर पेपर में, संदेश पेपर में पाना नंबर 17 पे उन्होंने दिया है। उसमें लिखा है 11/4/2017 को आपका 13(4) की कार्यवाही हुई। और 13(4) की कार्यवाही होने से पहले इन्होंने 13(2) की नोटिस ही दी नहीं है। 13(2) की नोटिस 20/4/2016 को दी गई है। तो उससे पहले 13(4) की कार्यवाही सरफेसी एक्ट के कायदे के विरुद्ध है। तो उसके बाद में पुलिस का कहना क्या है? पुलिस को मैंने ये सब पेपर दिया, कोई तपास की नहीं है। पुलिस फरियाद में जो महेंद्र भाई गामित करके हैं, उन्होंने सब दस्तावेज गायब किए हैं पुलिस स्टेशन में, गायब करके आरोपी को दे दिए और उनके विरुद्ध में कोई कार्यवाही नहीं की। ना मेरा निवेदन, ना आरोपी का निवेदन, किसी का निवेदन नहीं लिया है। तो आप कहीं और फरियाद करने गए थे? उसके बाद मैंने 16/8/2016 को DRT कोर्ट अहमदाबाद में केस किया है, ऐसे का केस किया है। वो केस फक्त इतना ही है कि मेरा अकाउंट MPA नहीं हुआ है, फिर भी इन्होंने सरफेसी एक्ट की कार्यवाही चालू कर दी है। बैंक के पास सरफेसी एक्ट का कार्यवाही करने की कोई आधार ही नहीं है। उसके बाद मैंने 16/8/2016 को DRT कोर्ट अहमदाबाद में केस किया है, ऐसे का केस किया है। वो केस फक्त इतना ही है कि मेरा अकाउंट MPA नहीं हुआ है, फिर भी इन्होंने सरफेसी एक्ट की कार्यवाही चालू कर दी है। बैंक के पास सरफेसी एक्ट का कार्यवाही करने की कोई आधार ही नहीं है, रजिस्टर मॉर्गेज ही नहीं है, सिक्योरिटी करार ही नहीं है, फिर भी उन्होंने सरफेसी एक्ट की कार्यवाही चालू कर दी है। वो केस मैंने किया, वो केस भी कलेक्टर सी की कचहरी में छुपाया गया है। कलेक्टर कचहरी में जो सरफेसी एक्ट की अर्जी दाखिल की है, उस अर्जी में चेकलिस्ट अर्जी आती है, उस चेकलिस्ट अर्जी के कॉलम नंबर 28 में भी कलेक्टर साहब सी के पास छुपाया गया है। और चेकलिस्ट अर्जी में जो 136 मुद्दा है, उसमें जो एक भी डॉक्यूमेंट सही तरीके से कायदे अनुसार सरफेसी कायदे को अमल करने के लिए रखा जाता है, वो रखा नहीं है। हालांकि डुप्लीकेट और फ्रॉड बना के भेजा है। और लोन एग्रीमेंट करार के पीछे के 5 पेज को भी गायब करके कलेक्टर सी कचहरी में रजू किया। और कलेक्टर कचहरी में लिखा गया है कि 30/7/2015 को मेरा अकाउंट MPA हुआ। हालांकि बैंक ने 30/7/2015 को ही मेरा लोन एग्रीमेंट करार लिखवाया है। अभी लोन एग्रीमेंट 30/7 को ही हो रहा है और 30/7 को ही मेरा अकाउंट MPA सौगन ऊपर उन्होंने जाहिर किया। सौगन ऊपर तब तक आपने एक भी EMI नहीं भरी थी, उसके पहले हो गया? चालू ही नहीं हुआ है मेरा EMI। अगस्त 2016 से चालू है, तो मैं कैसे EMI भरता? फिर भी मेरे अकाउंट से पैसा काटा गया है। तो आपने लोन अभी तक कितना भरा है उसमें? उसके बाद तो मैंने जो पैसा मेरे अकाउंट से कम 1,71,000 रुपये जैसे कट गए। वो कहाँ कटे हैं वो बैंक पूरा खुलासा करे। बस एक ही बात बोले, प्री EMI। तो प्री EMI कितना भरना है, कहाँ तक भरना है, कौन सी तारीख तक भरना है, ऐसा कोई लिखा नोटिस के पत्र मुझे दिया ही नहीं गया है। तो आप क्या चाहते हैं अभी आगे? अब मैं यही चाहता हूँ कि बैंक के ऊपर कार्यवाही होवे। जो उन्होंने कायदे का दुरुपयोग किया है, कलेक्टर कचहरी का दुरुपयोग किया है, मामलतदार कचहरी का दुरुपयोग किया है, ये सब कलेक्टर सी के पास छुपाया गया है। और कलेक्टर कचहरी के जो कर्मचारी हैं, जो उनको ये डॉक्यूमेंट की तकेदारी लेनी चाहिए, उन्होंने ली नहीं है। जैसे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मुझब लेने चाहिए वो लिए नहीं है। और सबसे बड़े मुद्दे की बात तो ये कि रजिस्टर मॉर्गेज ही नहीं है। तो रजिस्टर मॉर्गेज बिना सरफेसी एक्ट का नियम बोलता है, रजिस्टर मॉर्गेज होगा तो ही कलेक्टर सी को हुक्म करने की आगे आप केस आगे लड़ना चाहेंगे? हाँ, मैं अभी पुलिस फरियाद की है। कम से कम मैंने 20 से 22 पुलिस अधिकारी ने जो गलत रिपोर्ट बनाए, रिकॉर्ड पर जो दस्तावेज नहीं है, फिर भी इन्होंने ऐसा रिपोर्ट बनाया है और कलेक्टर सी के हुक्म के साथ छेड़ा करके, कायदे के साथ छेड़ा करके सिक्योरिटी
एक्ट के कायदे के साथ छेड़ा करके इन्होंने ऐसा गलत रिपोर्ट बनाया है कि हालांकि ऐसा पढ़ने में पता चलता है कि पुलिस तपास में पुलिस को कायदे का कोई ज्ञान ही नहीं है, ऐसा रिपोर्ट बनाया है इन लोगों ने। आपके पास ये जो मामला हो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है? हाँ, सब डॉक्यूमेंट है। तो एक डॉक्यूमेंट लोन पास होने से लेके इन लोगों ने जो मकान बेचा है वो सब डॉक्यूमेंट पुलिस तपास में मेरे सामने आए हैं। मेरे सामने जो था तब तक मैंने कार्यवाही की, बाकी के सब डॉक्यूमेंट मुझे पुलिस तपास में जो सामने आए हैं, अभी जो भी डॉक्यूमेंट मैं पुलिस के पास मांगता हूँ पुलिस उसको सही सिक्का करके नहीं दे रही है। और मुझे आईजी साहब की कचहरी में भी मिलने गया तो मुझे मिलने नहीं दिया गया। मुझे धमकी दे के झूठे केसों में फंसाने की जीआर जाडेजा ने धमकी दी। उस जीआर जाडेजा ने भी कलेक्टर सिंह के हुक्म के साथ छेड़ा करके रिपोर्ट बनाया है। ठीक है, तो आगे की कोई भी तो आपके पास जानकारी है तो हमको देते रहिए। अभी मैंने 11 पुलिस वाले के विरुद्ध फरियाद डीजीपी साहब से की कचहरी में की है। उनकी तपास रूपलबेन सोलंकी के पास सौंपी गई है। उस फरियाद में पुलिस अधिकारी के विरुद्ध तपास होनी चाहिए। हालांकि पुलिस अधिकारी के विरुद्ध तपास नहीं की बल्कि उल्टी तपास की है, बैंक की तपास चालू कर दी। बैंक की तपास में सब सामने आया। उनका अधिकारी फोन करके मुझे बता रहा है कि भावेश तू सच्चा है, तेरी कोई गलती नहीं है। कुल मिला के आपके साथ में फ्रॉड हुआ है? हाँ, तो डीवाईएसपी रूपलबेन सोलंकी के सामने भी मेरा ये गुना सामने आया, फिर भी उन्होंने जो रिपोर्ट बनाया ऐसा डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे भी नहीं है, ऐसा कायदा की कोई गाइडलाइंस के जजमेंट भी। इसमें न्याय दिलाओ, बैंक के विरुद्ध में सख्त कार्यवाही हो सके तो मुझे ये इनका सरफेसी एक्ट का लाइसेंस रद्द कराने की कार्यवाही भी मैं करूँगा। मैं उनको नोटिस भी दिया हूँ, फरियाद भी दिया हूँ, लेटर भी दिया हूँ, सब कुछ बैंक को मैंने जान की है। फिर भी बैंक ने अपने सत्ता का दुरुपयोग करके बारंबार गलत उपयोग करके एक केस को दबाने की कोशिश की। हालांकि बैंक का मैनेजर मुझे अहमदाबाद सेटलमेंट के लिए बुला रहा है, फ़ोन उसका भी फ़ोन रिकॉर्डिंग है, हर रिकॉर्डिंग है। मुझे मार डालने की धमकी आपी, उसका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, हर रिकॉर्डिंग मेरे पास है कि मैनेजर एक तरफ मुझे सेटलमेंट के लिए बुला रहा है, एक तरफ धमकी दे रहा है, एक तरफ पुलिस वाले को ये बोल रहा है कि कायदे अनुसार कार्यवाही की, और फ़ोन रिकॉर्डिंग में ये भी बोल रहा है कि पुलिस स्टेशन में मुझे और मेरे बैंक को निवेदन लिखाने में लाखों रुपया गए। अब पुलिस स्टेशन में निवेदन लिखाने का लाखों रुपया कैसे जा सकता है? कौन लेता है? कौन सी सरकारी तिजोरी में जमा होता है? ऐसा बैंक ने बोला है, उसका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। इसलिए सबसे ज़्यादा पुलिस ही एक केस को दबाए जा रही है। पुलिस को या तो कायदा मालूम है या तो कायदा नहीं मालूम है, ऐसा ये रिपोर्ट पढ़ के पता चलता है। और डीवाईएसपी चंद्रसिंह जाडेजा ने तो आरोपी के स्टेटमेंट में खुद साइन नहीं किया है। अब ये स्टेटमेंट कैसे माना जाता है, ये रिपोर्ट कैसे मानूं मैं कि डीवाईएसपी चंद्रसिंह जाडेजा का ही साइन नहीं है? उस स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का कायदे जो जजमेंट रहता है उनका भी उन्होंने अनादर किया है, और सुप्रीम कोर्ट का कायदा और डीआरटी दोनों को मिक्स करके न्याय की मांग कर रहे हैं। हाँ, न्याय की मांग कर रहे हैं। बैंक के ऊपर सख्त कार्यवाही, ये जिन्होंने कार्यवाही की है उस बैंक के अधिकारी के विरुद्ध तात्कालिक पुलिस पगला ले। उनका नाम है संजीव राठी, जय दवे, हेतल पंड्या। ये 3 जन मिलके ये सबसे बड़ा फ्रॉड किया है, सबसे बड़ा कांड किया है। ऐसी कोई जोगवाई रिजर्व बैंक ने दी नहीं है, इस हिसाब से कार्यवाही करने का कोई लाइसेंस दिया नहीं है।